हे गाइस व्हाट्सअप। अच्छा मेरी बात सुनो, बहुत डिमांड में है ये टॉपिक सर्कुलर मोशन। पता नहीं क्या हो गया सर्कुलर मोशन के साथ, तो वी विल बी डूइंग सर्कुलर मोशन टुडे। ठीक है, ये वाले उनके लिए है जिन्होंने मेरी फिजिकल क्लास मिस कर दी थी। तो सर्कुलर की पहले स्पेलिंग तो सबसे पहले सही लिख लें। हाँ, आई थिंक ये सही है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब ये वाली जो हम लोग अभी, मैं ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिन लोगों ने अगर मेरी कोई फिजिकल क्लास मिस कर दी थी। सो दिस इज गोइंग टू असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड दी सर्कुलर मोशन। सो लेट्स बिगिन। अच्छा मेरी बात सुनो, सबसे पहले हमारे पास एक बनाते हैं, हमारे पास एक वर्ड आता है। सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, यानी इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द एंगल स्वेप्ट एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क। ये भी मैं लिख लेता हूँ, एंगल स्वेप्ट एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो समझ में आएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग थीटा से शो करते हैं, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मैंने बोला है था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इधर एक सिंपल सा सर्कल बना दिया। अब ये मेरे पास एक सिंपल सा सर्कल बन गया, नज़र आ रहा है। अब ज़रा इधर देखो, लेसन। अब हमारे पास क्योंकि टॉपिक है सर्कुलर मोशन का, तो समथिंग इज मूविंग इन अ सर्कल। ये टॉपिक आपने ओ लेवल्स में भी किया था, व्हेन यू आर स्टडिंग दिस टॉपिक ओ लेवल्स। तो उधर हमारे पास एक चीज़ थी कि हमने पढ़ा था और बस हमने बस हवा में बस फायर किया था और ख़त्म हो गया था चैप्टर। बिफोर इट बिगेन इट एंडेड। नाउ वी आर गोइंग टू गो डीपर इनटू दिस स्टडी। अब मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो पहले इसके अंदर सेंटर ऑफ द सर्कल मैंने मार्क किया, आप देख सकते हो। और उसके बाद अब सपोज करो ये मेरे पास एक आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ ये वाला जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, दिस इज़ द आर्क लेंथ। इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास ये जो है दिस इज द रेडियस। ठीक है, इसको मैंने आर लिखा है, होप ये आर नज़र आ रहा है आपको। अब ये जो थीटा है, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, यस या नो, यू डिसाइड। अब ये हमारे पास हो गया। अब इसका रिलेशनशिप इसके साथ क्या है, ये आपको एक फॉर्मूला मेमोराइज करना पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि यार हम इसको मेजर किस में करें। क्या हम लोग इसको डिग्रीज में मेजर करें, या हमारे पास एक और ऑल्टरनेट यूनिट है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, रेडियंस। वेल वी प्रेफर यूजिंग रेडियंस फॉर सम ऑड रीज़न। तो रेडियंस में किस तरीके से करते हैं, तो मैं इधर भी लिख देता हूँ, रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और वन रेडियन वाला जो है ना, ये आपके पेपर में भी आ सकता है। तो वन रेडियन या वन रैड भी लिख सकते हैं इसको। वन रैड तब होता है जब हमारे पास आर्क लेंथ जो एस है वो आर के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है वन रैड इज द एंगल एट, इसको ओ मार्क कर लेते हैं, एट ओ, व्हेन एस इज एग्जैक्टली इक्वल टू आर। ये भी हो गया, समझ में आ गया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ अगर आर के बराबर होगी, एग्जैक्टली अगर बराबर होगी, तो इसका कहने का मतलब है हम लोग कहेंगे वन रेडियन के बराबर है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। अब हम लोग एक काम करते हैं, फुल सर्कल की बात करते हैं। फुल एक सर्कल की बात करते हैं। सपोज करो कि हमारे पास इस बार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, जो मैंने वर्ड यूज़ किया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, वो हम लोग पूरे की पूरा एक सर्कल घूम रहे हैं। तो पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, एक मैंने फुल सर्कल बनाया इधर।
ये आपको नज़र आ रहा है, फुल सर्कल हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास सेंटर पे पूरा एंगल स्वीप हुआ, ठीक है। अगर पूरा एंगल स्वीप हुआ तो इसका मतलब है कि थीटा शुड बी इक्वल टू एस ओवर आर तो लिखा है, लेकिन इस बार जो मेरे पास एस होगा, अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो एस पूरा घूम फिर कर जब आप इधर आओगे तो दैट इज़ इक्वल टू एस। इनफैक्ट ये वाला जो है थोड़ा सा इसके करीब करीब चलते हैं ताकि हमारे पास ये सर्कल अच्छा सा बने हमारे पास। सो यू कैन सी दैट दिस इज़ द फुल सर्कल, ठीक है। तो ये हम लोग फुल सर्कल हम लोग पूरा घूम कर आए। ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज़ द पैरामीटर। पैरामीटर हमारे पास किसके बराबर होता है, पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज़ द सर्कमफ्रेंस। अगर ये सर्कमफ्रेंस है तो सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है, या पैरामीटर लिख लेते हैं, पैरामीटर ऑफ अ सर्कल मस्ट बी इक्वल टू 2πr होता है। समझ गए थे, इसका मतलब है, कहने का ये मतलब है कि यहाँ से लेकर पूरा जब सर्कल आप घूम कर आओगे तो दैट इज़ इक्वल टू 2πr। तो इसका मतलब है कि s जो है वो 2πr के बराबर हो गया। अगर ये s 2πr के बराबर हो गया तो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय r। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो हमारे पास फुल सर्कल फॉर वन फुल रोटेशन, मैं इसको लिख सकता हूँ फॉर वन फुल रोटेशन या सर्कल, बल्कि वन फुल ऑर्बिट कह लेते हैं यार, चलो ठीक है। फॉर वन फुल ऑर्बिट थीटा इज इक्वल टू 2π रेडियंस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 360 डिग्रीज इज टू 2π रेडियंस। ये भी समझ में आ गया होगा होपफुली। तो अब ये आपके पास एक कन्वर्जन फैक्टर बन चुका है, तो अब इसके थ्रू जो है आप कुछ भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। आप इसमें कोई भी एंगल को यू कैन ईजिली कन्वर्ट दिस टू 2π रेडियंस। आई होप दिस इज क्लियर। अब रेडियंस में एज लॉन्ग एज आप काम रेडियन मोड में कर लेना। जब आप रेडियंस में वैल्यूज़ करो, मसला तब आएगा जब आप साइन और कॉस यूज़ करोगे, साइन कॉस टेन वगैरह यूज़ करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करोगे, और अगर आपने रेडियंस में एंगल्स कोट किए हुए हैं तो उसमें ये आपके लिए सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा अगर आपने रेडियन मोड में कैलकुलेटर को नहीं किया हो। लेकिन रिमेंबर दिस थिंग, वंस यू आर डन विद कैलकुलेटिंग इन रेडियंस यू मस्ट कन्वर्ट योर कैलकुलेटर बैक टू डिग्री मोड, जस्ट इन केस अगर आपने कोई वापस से साइन 10 लगाया लेकिन इस बार आप डिग्रीज में कर रहे हो तो वो तो पूरा ही कचरा हो जाएगा। खैर नेवरदलेस ये पार्ट तो हमने कर लिया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास, देखो सीधी सी बात है, लीनियर वेलोसिटी के बारे में तो बहुत ही सिंपल सी कहावत थी कि लीनियर वेलोसिटी वॉज सिंपली, अगर एक सीधी लाइन में कोई चीज़ जा रही है तो इट वॉज द डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ऐसे ही था ना, डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेट द टाइम बी वर्ड टी। अगर टाइम मेरे पास टी है, सो टी इज इक्वल टू टाइम अगर मैंने लिखा हुआ है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी थी वो थी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ऐसे ही था, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट था, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि v इज़ एक्चुअली इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पूरा ही लिखना पड़ेगा सैडली अभी इधर, डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम, यूँ भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। ये लीनियर वेलोसिटी थी, आपने एएस लेवल में किया है, अगर नहीं किया है तो यू शुड गेट री एडमिशन इनटू एएस लेवल, जस्ट किडिंग। अब हमारे पास आता है एंगुलर वेलोसिटी। अब चीज़ें गोल गोल घूम रही हैं, तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ है थीटा का जिक्र करते हैं। थीटा वॉज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इन द सेम स्टाइल जब हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट की इधर बात की तो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की भी बात कर सकते हैं इसी सेम सेंस में। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग फॉर्मूला फॉर्म में भी लिख देंगे, यार समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये हो गया इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू चेंज इन थीटा ओवर चेंज इन टी, या सिंपली इसको ऐसे ही लिख दो, थीटा ओवर टी, ठीक है। ये भी चल जाएगा आपके पास। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये भी हमारे पास ओमेगा बन गया, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। अब इसके बाद हम लोग एक और काम करते हैं, ज़रा इधर देखो। फॉर फुल सर्कल आपको पता है कि जब हमारे पास फुल सर्कल होता है तो फुल सर्कल के अंदर हमारे पास थीटा वॉज एक्चुअली इक्वल टू 2π रेडियंस। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, ठीक है, 2π रेडियंस होता था।
तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, और फिर जो टाइम होगा, टाइम वुड बी इक्वल टू द टाइम पीरियड। इसको हमने टी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो टी इज़ द पीरियड ऑफ रोटेशन, यानी एक पूरी रोटेशन कब हुई थी, तो दैट इज़ द पीरियड। अब इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी फॉर वन फुल सर्कल, फॉर वन फुल ऑर्बिट भी लिख सकते हैं, फॉर वन फुल ऑर्बिट। इज़ दैट क्लियर? तो यार अभी तक हमने जो फार्मूलाज सीखे वो ये थे, एक था थीटा इज़ इक्वल टू एस ओवर आर, फिर उसके बाद था कि हमारे पास थीटा इज़ इक्वल टू एस ओवर आर, फिर हमारे पास आता था, फिर हमने इसके बाद गए थे ओमेगा की तरफ, ओमेगा इज़ इक्वल टू थीटा ओवर टी, एक ये बना, और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओमेगा इटसेल्फ इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। तो हम लोग यहाँ तक अभी हम लोग फ़िलहाल पहुँच गए। आई होप ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, मेरा काम ये है कि भाई अगर कोई चीज़ सर्कल में मूव कर रही है, अगर ये मेरे पास एक फुल सर्कल है, अब आइडिया ये है कि भाई दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड लेट्स सपोज एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इन अ सर्क्यूलर पाथ। अगर ये ऑब्जेक्ट हमारे पास यूँ घूमता हुआ जा रहा है तो भाई इसके अंदर वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रही होगी। ये बात आपने ओ लेवल्स में भी सीखी थी। अगर आपको ओ लेवल्स का नहीं आता तो बेटे गेट अ रीएडमिशन इन ओ लेवल। जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। वेल, अब सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास एक मास है। अब सपोज करो कि यार इसके अंदर अब मेरी बात सुनो, मैंने कहा कि यार ये जो ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, ये वाला मैं इसको मार्क भी कर रहा हूँ, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। अगर ये हमारे पास रोटेशनल मूवमेंट में है या सर्कुलर मोशन के अंदर है, तो इसके अंदर अगर मैंने कहा कि यार 10 की स्पीड पे घूम रहा है, ठीक है, या 10 मीटर पर सेकेंड पर घूम रहा है, तो 10 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड. But remember this thing, the velocity is changing. Even though the magnitude of the velocity remains constant, but the direction of the velocity is always changing. वो कैसे? भाई इस डायरेक्शन, अगर इधर हो तो आपके पास वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, अगर इधर हो तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमारे पास ये है. अब मैं कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि इन एरोस के साइज़ भी सेम रखूँ, क्योंकि हमें पता है कि इनके वेक्टर्स, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो एग्जैक्टली सेम है, तो ये हो जाएगा v2. सिमिलरली अगर इधर होगा तो हमारे पास इसको हम लोग कहेंगे v3. ठीक है, ये जो मैंने v1 v2 v3 बनाए हैं, इनको हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी. क्योंकि आप देख सकते हो ये जो हमारे पास इधर मैंने लिखा है, ये जो डायग्राम बनाया है, तो these arrows are actually tangent to the curve over here which is a circle. अगर ये, अब इसका ये भी कहने का मतलब है कि it will always form, ये जो velocity का जो वेक्टर होता है, it will always form a 90 degree angle with the radius. ये अगर रेडियस है तो उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, या इसी वजह से हम उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं या लीनियर स्पीड भी कहते हैं. इज दैट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर. अब मेन चीज़ ये है कि यार इसका रिलेशनशिप इस सीधी स्पीड के साथ क्या होगा, ये बनाना है हमें. ठीक है, अब मेरे बात ज़रा सुनना. इसके अंदर हमारे पास आ रहा है कि अब हमारा मेन काम क्या है कि हम एक रिलेशनशिप बनाए, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी विथ रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा. इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये हमें निकालना है. तो यार हमें पता है कि ओमेगा इटसेल्फ इज़ इक्वल टू, बल्कि इनफैक्ट मैं इसको इस तरीके से अप्रोच कर रहा हूँ कि थीटा इज़ इक्वल टू एस ओवर आर होता है. ये तो हमने किया था, यानी ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. हाउ अबाउट आई रीअरेंज दिस थिंग इन दिस स्टाइल. ज़रा इधर देखना, इसको अगर मैंने इस तरीके से स्टाइल से अरेंज किया, एस इज़ इक्वल टू आर थीटा किया, तो यहाँ तक तो पहुँच गए. अब सपोज़ करो कि मैंने दोनों साइड को t से डिवाइड कर दिया, टाइम से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास अगर मेरे पास ये देखा जाए s ओवर t, तो s जो है वो आर्क लेंथ था, ये वाली लेंथ थी, डिवाइडेड बाय अगर आप t करोगे तो भाई लेंथ ओवर टाइम किसके बराबर होता है, लेंथ ओवर टाइम हमारे पास स्पीड के बराबर होता है, तो ये स्पीड बन गया इधर. सिमिलरली हमारे पास थीटा ओवर टी जो है, ये अभी थोड़ी देर पहले किया था, ओमेगा के बराबर होता है, तो इसका मतलब है v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा. तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला बन गया. अब इसके अंदर v क्या है, v हमारे पास है टेंजेंशियल वेलोसिटी, या मैं इसको लीनियर स्पीड भी कह सकता हूँ, लीनियर स्पीड.
आर क्या है, रेडियस, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया? अगर ये समझ में आएगा तो वेल डन, ये भी हो गया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है। ये सारी डेरिवेशंस आपको जो है ना दिमाग में रखनी पड़ेंगी अगर आपको सरवाइव करना है इस चैप्टर के अंदर। मैं सिर्फ थ्योरी अभी इधर करा रहा हूँ क्वेश्चंस के बगैर राइट नाउ, ठीक है? ज़रा इधर देख लो, दिस इज़ फॉर यू गाइज हु हैव मिस्ड द क्लास नेवरदलेस। इसके बाद हमारे पास आता है कि यार हमने देखा था यहाँ पर एक सर्कल है। अब ओ लेवल्स में आपने एक चीज़ सीखी थी कि अगर कोई भी चीज़ मेरे पास सर्कल के अंदर मूव कर रही है तो उसके अंदर हमारे पास हमेशा एक फोर्स होती है जिसको हम लोग क्या कहते थे, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते थे। अग्रीड? ये मैंने डिफरेंट पोजीशंस बनाई है एक सर्कुलर मोशन के अंदर। लेट दिस बी द सेंटर, ठीक है, लेट दिस बी द सेंटर। अब सबसे पहली चीज़ है कि हमेशा याद रखो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, मैं तो लिख भी देता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो हमेशा इनवर्ड्स होती है। मतलब इनवर्ड्स का मतलब है इट इज़ ऑलवेज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल। जैसे इधर है, इधर भी इस तरफ एम कर रही होगी, इधर भी इस तरफ एम कर रही होगी, इधर भी सेंटर की तरफ एम कर रही होगी, एंड सो ऑन। कैन यू सी दैट? सो यू कैन सी दैट कि इट इज़ ऑलवेज एमिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब एक और बात है कि सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स is the resultant force। इसका मतलब है कि ये कोई ख़ास अलग कोई फोर्स नहीं है, ये रिजल्टेंट फोर्स ही होती है। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है कि कट कटा के जो फोर्स बची है ये वो वाली फोर्स है जो इवेंचुअली किसी भी चीज़ को सर्कल के अंदर मूव कर रही होती है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट। इसको तो आप लिख लो, आप अभी लिखो, कहीं पे भी लिख दो, हाथ पे लिख दो, कहीं पे भी लिख दो, बट राइट इट डाउन, ठीक है? और यहाँ तक तो हो गया गाइस। तो ये हमारे पास हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का इज़ द रिजल्टेंट फोर्स। अब एक बात याद रखो कि अगर हमारे पास एएस से याद करो कि अगर मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स होगी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी इन दिस केस, अगर रिजल्टेंट फोर्स है तो ये भी याद रखना कि हमारे पास लाजमी एक्सेलरेशन भी होगी। ये बात फैक्ट है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिंस इधर हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है यानी रिजल्टेंट फोर्स, जिसको मैं सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहा हूँ, विच मेक्स सेंस, रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग एफसी से नाम रख रहे हैं, तो एफसी जो है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए भी यूज़ होगा। सही है? अब मेरी एक बात ज़रा सुनो, अगर एफसी सेंटर की तरफ है जैसे इसके अंदर है, तो ये भी याद रखो कि एक्सेलरेशन विल ऑल्सो बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, एंड एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर? सो यू कैन सी दैट द एक्सेलरेशन इटसेल्फ इज ऑल्सो डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। यार सीधी सी बात है, एएस लेवल अगर आपने अच्छे ग्रेड से किया है या आपने फिर भी पढ़ा था लेकिन आपने कन्फ्यूजन की वजह से आपका ग्रेड थोड़ा सा सफ़र कर गया, तो ये बात समझने वाली है कि एक्सेलरेशन जो है ना वो डिपेंड करती है रिजल्टेंट फोर्स पे। अगर रिजल्टेंट फोर्स की बात की तो इसका मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर रिजल्टेंट फोर्स होगी एक्सेलरेशन लाजमी होगी, और अगर रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन गिवन है तो हमारे पास एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन सेम ही होगी हमेशा। ये बात आपको मेमोराइज करने वाली बात है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं फाइनली एक्सेलरेशन के फॉर्मूलाज पर। ऑल्दो मैंने फिजिकल क्लास में इसकी पूरी डेरिवेशन कराई थी, बट दैट डेरिवेशन विल नेवर बी टेस्टेड इन द एग्जामिनेशन, सो आई एम स्किपिंग दैट। अब एक्सेलरेशन का हमारे पास दो फॉर्मूलाज है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। सेंट्रीपिटल मैं तो लिख भी रहा हूँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूलाज है, एक हमारे पास है v²/r और एक हमारे पास है r⍵²। ये आपको बाय हार्ट मेमोराइज करना है आपको ये फॉर्मूलाज, ठीक है? अब इसके अंदर v क्या है? v इज़ द टेंजेंशियल स्पीड या वो लीनियर स्पीड थी। इसके अंदर ओमेगा क्या है? ओमेगा आपको अभी पता है कि ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी। अब ये भी आपको समझ में आ गया। अब सीधी सी बात है, अब हमें पता है कि भाई एफ सी इज़ इक्वल टू दी रिजल्टेंट फोर्स होता है, रिजल्टेंट फोर्स होता है।
ठीक है, अगर एफ सी इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स होता है तो भाई मेरे भाई एफ सी शुड ऑल्सो बी इक्वल टू एम ए भी होना चाहिए। अब अगर हमने एम ए लिखा है तो क्या हम लोग एफ सी के दो फार्मूलाज बना सकते हैं? ये हम लोग एक काम करें कि कभी एक दफ़ा में हम लोग ये सब्सटीट्यूट करेंगे इसके अंदर, फिर दूसरे में हम लोग ये सब्सटीट्यूट करेंगे एक ही जगह पे, तो दो फार्मूलाज बन जाएंगे, यानी एम वी स्क्वायर ओवर आर और एफ सी इज़ इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास सारे फार्मूलाज बन चुके हैं। ठीक है, अब एक फ़ाइनल दफ़ा मैं सारे फार्मूलाज आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। बाकी हम लोग अभी क्लासेस में जो हमारी जो फिज़िकल क्लासेस उसमें जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो फिर आपको ये फर्दर रीइंफोर्स दोबारा हो जाएगा। मैं स्लोली कराऊंगा ताकि आपको समझ में भी आए। इधर ज़रा देखो यार, हमारे पास होता है सबसे पहला फॉर्मूला क्या था? थीटा इज़ इक्वल टू एस ओवर आर, यहाँ पे भी पहुँच गए। फिर उसके बाद हमारे पास आया था जो है ओमेगा, ओमेगा इज़ इक्वल टू थीटा ओवर टी हो गया, और ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर टी हो गया। उसके बाद हमने एक डिराइव किया था वी इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, एक ये भी हो गया हमारे पास। फिर फाइनली हमारे पास जो है एक्सेलरेशन के फार्मूलाज आ गए, एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर और एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। और फिर फाइनली हमारे पास एफ सी के दो फार्मूलाज आ गए, वी स्क्वायर ओवर आर, और एफ सी का दूसरा फार्मूला आ गया सॉरी माय मिस्टेक यार, प्लीज़, हो गई मिस्टेक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर ओवर आर और एफ सी इज़ ऑल्सो इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये फार्मूलाज आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये फार्मूलाज आपके मेन हैं। बाकी जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे तो यार अभी जब मैं पास पेपर्स के सवाल कराऊंगा तो आप लोगों को ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। दैट वॉज प्रिटी मच इट दैट आई कवर्ड इनिशियली। मैंने ज़्यादा डिटेल में भी गया था, मैंने डिराइव भी किया था ए इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, लेकिन उसकी अभी ज़रूरत नहीं है बिकॉज दैट वॉज जस्ट फॉर क्रिएटिंग दैट एनवायरनमेंट वेयर थिंग्स अपीयर रियलिस्टिक, जैसे हमारे पास पेपर जैसे अभी हम लोग कर रहे थे आज की क्लास के अंदर। गाइस ठीक है, टेक केयर गाइस, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, अल्लाह हाफ़िज़।